ये अब परमाणु संरचना के मूलभूत कण हैं, इनके बारे में पढ़ लेते हैं। देखो मैं अब वो ऐसे नहीं बता रहा हूँ जैसे कि मैं अभी बताया था, है ना, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, तुम लोग समझ चुके हो और एग्ज़ाम में हमें यही पूछेगा, इससे मतलब है, ठीक है ना। देखो ये क्या है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया है भाई, सर जे टॉमसन। थॉमसन भी लिखेगा, उससे घबराने की बात नहीं है। प्रोटॉन के खोजकर्ता वाकई में अगर माना जाए ऑन पेपर तो बात है गोल्डस्टीन। गोल्डस्टीन ही सही आंसर है, लेकिन किताबों में कहीं कहीं रदरफोर्ड दे देता है, इसलिए मैंने वह लिख करके रदरफोर्ड दे दिया, ठीक है ना। अगर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि प्रोटॉन के खोजकर्ता निम्नलिखित में से हैं, दोनों का नाम आए तो हमें प्रेफरेंस किसको देना है, गोल्डस्टीन को, ठीक है ना। अगर दोनों में से कोई एक हो तो वही सही है, रदरफोर्ड आए तो रदरफोर्ड सही है, गोल्डस्टीन आए तो गोल्डस्टीन सही है। क्लियर है। अच्छा, कन्फ्यूजन क्यों हुआ सर, क्यों रदरफोर्ड का भी नाम आ जाता है, तो उसके पीछे कहानी यह है कि इलेक्ट्रॉन से भी पहले अगर किसी ने प्रयोग किया तो गोल्डस्टीन ने किया। सर से टॉमसन से पहले ही इन्होंने बता दिया कि कोई धनावेशित कण है, धनावेशित पार्टिकल है, और वो किससे, केनाल किरणों से। देखो लिखा ना, केनाल किरण प्रयोग द्वारा, है ना। जैसे इलेक्ट्रॉन का खोज हुआ था विद्युत विसर्जन नलिका में, है ना, और वो वैक्यूम की तरह नलिका बना दिया गया था, वैक्यूम पंप द्वारा उसका सारा का सारा हवा निकाल दिया गया रहता है, और उसमें एयर नाम मात्र का रहता है और दाब बहुत कम रहता है, और ताप नहीं बल्कि वोल्टेज क्या होता है, उच्च होता है। उच्च वोल्टेज से कैथोड किरणें निकलती हैं, और उस कैथोड किरणों में इलेक्ट्रॉन जैसे पार्टिकल रहते हैं। उसका प्रयोग कैसे किया गया था हमने बताया था कि पैडल रख करके भी देखा था, तो पैडल को वो किरणें घुमा दी थी, है ना। और किसी भी पदार्थ को या कण को घुमाने के लिए कोई कण ही चाहिए, यही बताए थे ना हम। तो इस तरीके से ये खोज हुआ, वैसे ही यह भी प्रयोग किए थे जिसे केनाल किरण कहा गया था। उस केनाल किरणों में यह देखा गया, इसमें एयर रखा गया था कैथोड और एनोड प्लेट के बीच में। ये कभी नहीं कहेंगे कि प्रोटॉन की खोज केनाल किरणों द्वारा हुई है, केनाल किरणों के प्रयोग द्वारा हुई है। क्लियर है। तो खोज कैसे हुई, तो कहेंगे ये कैथोड किरण, ये कैथोड प्लेट है, ये एनोड प्लेट है मान लेते हैं, और इसके बीच में जो एयर है, इनमें से प्रोटॉन की खोज हुई थी। समझ में आया ना, इसमें से प्रोटॉन की खोज हुई थी। तो हम बता देंगे कि कैथोड तथा एनोड प्लेट के बीच में जो पदार्थ था, जो एयर था, उससे किसकी खोज हुई, प्रोटॉन की खोज हुई, ठीक है ना। बात 1886 की है, पेपर में अगर देखेंगे आप चाहे कॉपी में, तो 1886 एडी की बात करेगा, लेकिन हम यहाँ पर लिखे 1919, ये भी किताब में देता है। उसके पीछे कारण क्या है, इन्होंने तो ये केनाल किरणों की बात कर दी और कोई सूक्ष्म पार्टिकल धनावेशित कण की बात कर दी, लेकिन उस पार्टिकल का कोई नाम नहीं है, स्पष्ट नहीं था। तो ये आते हैं और ये एक नाभिक पे परीक्षण करते हैं, नाभिक की खोज करते हैं। परीक्षण तो वो सोने की पत्र पे करते हैं। सोने की पत्र मतलब समझते हो, सोने की पन्नी पर इन्होंने प्रयोग किया, अल्फा पार्टिकल प्रकीर्णन वाला अल्फा पार्टिकल प्रयोग किया। अल्फा पार्टिकल का उस पर क्या किया, बौछार कराया, तो उनको पता चलता है कि पूरे परमाणु में खाली स्थान होता है, बस उसका केंद्र में सबसे अधिक द्रव्यमान वाला स्थान होता है, जहाँ से अल्फा कण टकरा करके वापस हो जाता है। तो इस तरीके से इन्होंने नाभिक की खोज की। किसकी खोज की, नाभिक की। मैं अब ये बताऊंगा ये सब, लेकिन बस इसमें केवल खोजकर्ता के बारे में, नाभिक की खोज की इन्होंने। अब नाभिक की खोज की तो नाभिक कैसा होता है, धन आवेशित होता है, ठीक है ना। तो वो धन आवेशित कण कहाँ से आते हैं भैया, तो नाभिक से आते हैं, मतलब प्रोटॉन कहाँ रहते हैं, नाभिक में रहते हैं। तो अब ये दोनों लोग मिल करके सन 1919 में, बहुत लंबा समय लगा, ठीक है ना, 1919 में उस धनावेशित कण का नाम रखा प्रोटॉन। क्या नाम रखा, ये दोनों मिल करके रखते हैं कि उस धनावेशित कण का नाम प्रोटॉन है, इसलिए किताबों में कहीं कहीं रदरफोर्ड दे दिया रहता है कि प्रोटॉन के खोजकर्ता कौन है, रदरफोर्ड। समझ में आया। देखो जब 9th-10th में पढ़ेंगे तो भी वहाँ के टीचर ऐसे पढ़ाते हैं, ईटा पर नाच, सही है, वो अपनी हिसाब से सही पढ़ाते हैं, किताब से ही कोई पढ़ाएगा भाई, सही है कि नहीं। अब जब माध्यमिक शिक्षा परिषद की किताबों में लिखा रहता है तो आखिर टीचर कैसे ना पढ़ाए। तो ईटा पर नाच हम लोग भी अपने ज़माने में अपने सर से पढ़े थे, लेकिन जैसे जैसे ज़्यादा पढ़ना शुरू किए, अधिक किताबों का अध्ययन करना शुरू किए, तो पता चला कि ईटा पर नाच ये न होकर के ईटा पगो नाच हो गया, है ना। ई से इलेक्ट्रॉन, टी से टॉमसन,
P से प्रोटॉन, R से रदरफोर्ड। क्या? रदरफोर्ड, यही पढ़ाया जा रहा था ना। लेकिन अब रदरफोर्ड की जगह क्या हो गए हैं भाई? गोल्डस्टीन। हम क्या लिख रहे हैं? गोल्डस्टीन। तो ये ईटा पर नाच तुम याद रखो, कोई दिक्कत नहीं, अच्छी बात है, लेकिन दिमाग में रखो कि गोल्डस्टीन भी हैं। प्रेफरेंस किसको देंगे? एग्जाम में दोनों ऑप्शन आ गया तो गोल्डस्टीन को, दोनों नहीं आया तो जो दिया है उसको कर देंगे। क्लियर है? ना से न्यूट्रॉन, च से चैडविक, इसमें लिखा हुआ है, कोई दिक्कत इसमें हुआ नहीं। सन से क्वेश्चन नहीं पूछता है तो सन याद करने की कोई जरूरत नहीं, याद है तो अच्छी बात है, ठीक है ना। अब देखो, इलेक्ट्रॉन की खोज कैथोड प्लेट से निकलने वाले कैथोड किरणों से हुई, हमने बताया है। ये ऋणावेशित कण होते हैं, हमने ये भी बताया कैसे ऋणावेशित कण होता है, विद्युतीय क्षेत्र लाए तो वो विक्षेपित हुआ। अद्रव्यमान याद रखना है, ठीक, ये केजी में दिया हूँ, हालांकि एक आता है एटॉमिक मास यूनिट, ध्यान से सुनना, AMU किताबों में देता है ना, ये पूछता बड़ा कम है, लेकिन फिर भी मैं लिख दे रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान बहुत कम 0.00054 AMU क्या होता है? 0.00054 AMU एटॉमिक मास यूनिट। लेकिन अब IUPAC ने सजेस्ट किया है कि इतना लंबा लिखने के बजाय क्या लिखिए, बस यूनिट लिखिए। क्या लिखिए? एटॉमिक मास यूनिट। कोई दिक्कत? एटॉमिक मास यूनिट को अब क्या लिखा जा रहा है? आप देखो, प्रोटॉन केनाल किरणों के प्रयोग द्वारा हुआ है, इसके दोनों प्लेट के बीच में जो गैस है उससे क्लियर हो गया। ये धनावेशित कण होता है, इसका द्रव्यमान 1.72 गुणे 10⁻⁻27 किलोग्राम, इससे 10,000 गुना बड़ा होता है, भारी होता है। एग्जाम में जब यूज करने का हो सकता है 1.6 दे तो भी दिक्कत नहीं है। तो लगभग हम न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का देखना सेम है कि नहीं? हालांकि इस स्थिति में देखेंगे तो न्यूट्रॉन ज़्यादा भारी है इससे थोड़ा सा, है ना। अब देखो, इस पे आवेश क्या होता है? धनावेशित। तो देखो, इस पे माइनस होता है, ये यहाँ लिख दूँ, नहीं तो नहीं, माइनस 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलाम, और यहाँ पर प्लस, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का आवेश एक बराबर होता है, इसीलिए परमाणु क्या होता है? विद्युत उदासीन होता है, बताए थे ना। तो इस तरीके से ये दोनों याद रहेंगे। क्या याद रहे? न्यूट्रॉन में कोई भी धनावेश है, जीरो इसलिए लिखे, न्यूट्रल है, कोई भी आवेश नहीं होता है। लिख देता हूँ, कोई आवेश नहीं। सही है? आप समझ में आया? कोई आवेश नहीं होता, ठीक है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की जब खोज हो जाती है तो पता चलता है कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के अलावा किसी एक ऐसे न्यूट्रल उदासीन कण की भी आवश्यकता है जो परमाणु के परमाणु भार को क्या करे? संतुलित करे। तब जा करके न्यूट्रॉन की खोज कौन करते हैं? चैडविक। चैडविक ने बेरिलियम पत्र लिया, बेरिलियम धातु लिया, उस पर अल्फा कण की बौछार कराई, तो उससे एक छोटा पार्टिकल निकलता है, एक मूल कण निकलता है, ठीक है, जो लगभग प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है। तब जाकर पता चला कि एक और पार्टिकल होता है और उसका क्या नाम था? न्यूट्रॉन। इस तरीके से परमाणु किनसे बना है? 3 मूल कणों से बना है। किससे किससे? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से, ठीक है। याद रहे, परमाणु जब अभी संरचना पढ़ेंगे, अभी परमाणु संरचना सर जे टॉमसन का, रदरफोर्ड का, तो समझ में आ जाएगा। लेकिन फिर भी यहाँ पर ये जान लेते हैं कि ये अगर परमाणु है हमारे पास तो ये न्यूक्लियस है। याद रहे, कक्षक में इलेक्ट्रॉन होते हैं जबकि न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। मेरी बात समझ में आई? इतना क्लियर है? ये पूरा समझ में आया कि कोई दिक्कत है? नो सर। इसको याद रखना, ये एग्जाम में आता है, ठीक है, और न्यूमेरिकल सॉल्व करने में भी हमें इसका उपयोग करना पड़ता है। तो चलो, इतना हम लोग सीख चुके हैं, अब बाकी बातें कल करेंगे। तो कल क्या, अब मान लो छुट्टी रहेगा, है ना। अब हम आएंगे 26 को, ठीक है। तो मिलते हैं अब आगे, ठीक, उतार लो इसको। 26 को